Okay, again, good morning to all of you. Let's start our session. Today's date is 18th of January. और हम लोग जल्दी से पहले रिकॉल करेंगे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है जी। जल्दी से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ प्रिज्म के बारे में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी। हमने प्रिज्म को लेकर जितने भी बातें पढ़ी थी सबको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहला है ड्राइंग। मैंने बताया था आपको कि ड्राइंग बनाते वक्त अपने को क्या ध्यान रखना होता है कि जब हम लोग ड्राइंग बना रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि हम लोग ये एंगल लेते हैं। ये कौन सा एंगल होता है? ये होता है आई, ठीक। ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है E, ये होता है डेविएशन और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इतना अपने को जानकारी होना चाहिए। अगर मैं सिंपल सिंपल अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जो फॉर्मूला अपने दिमाग में आता है वो आता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। पहला फॉर्मूला जो दिमाग में आता है वो ये है। दूसरा क्या आता है? डेविएशन। किसी भी केस में डेविएशन का वैल्यू कितना होगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। ये दो चीजें। अब आता है कि फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए सबके दिमाग में जाना चाहिए वो ग्राफ जो बगल में दिया हुआ है, ठीक है। सबको दिखना चाहिए कि ये केस क्या है, मिनिमम डेविएशन का है, जिस वक्त आपका सिर्फ एक ही एंगल मिल रहा है और वो आई इक्वल्स टू क्या है? ई है, ठीक है। तो फिर मिनिमम डेविएशन इस बात का खास ख्याल रखें कि R1 R2 के इक्वल होगा और इक्वल्स टू क्या होगा? R, और I इक्वल्स टू E मान लेते हैं, ये भी क्या है? I है। क्लियर? तो अगर ऐसा केस है तो बहुत क्लियर है अपने पास। हेंस वी कैन से, हेंस वी कैन से कि 2R इक्वल्स टू कितना होगा? A। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A बाई 2। पहला जो assumption इससे निकल के आता है वो ये। और अगर मैं बात करूं मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू 2I माइनस 2R, या 2R को कह सकते हैं सीधा सीधा A भी कह सकते हैं, 2I माइनस A। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा मिनिमम डेविएशन प्लस A बाई 2। क्लियर है? अब I और R का वैल्यू निकल गया तो आप सीधा सीधा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा करके लिख सकते हो कि साइन I यानी डेल्टा M प्लस A बाई 2 बाई साइन A बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू म्यू टू 1। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन का, A इंटू म्यू टू 1 माइनस 1। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। लास्ट वाला फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि कंडीशनल है। कंडीशनल किसका कंडीशन क्या है? कि एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट क्लास का रिफ्रैक्शन था प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। अब बच्चों मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था डिस्पर्सन, ठीक है। अब डिस्पर्सन पे थोड़ा हम लोग बात किया जाए क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला तो मैं आपको चाहूंगा कि डिस्पर्सन का डेफिनेशन लिखा जाए, समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब कोई लाइट एंटर करता है, खासकर व्हाइट लाइट, हमने मान लीजिए कि व्हाइट लाइट लिया। व्हाइट लाइट की खासियत क्या होती है कि इसके पास 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स होता है। व्हाइट लाइट के पास अगर मैं बोलूं इसके पास 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स होते हैं, which is something equal to known as विबजियोर। अगर मैं बोलूं VIB, मैं व्हाइट लाइट का कॉम्पोजिशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे होता है, और YOR, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो एक एक ब्लॉक बनता है, 7 कलर्स का एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, विबजियोर, ठीक है। मैं इन सातों कलर के बारे में अगर बताऊं तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ जो होता है वो इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे रेड से आप वॉयलेट की तरफ बढ़ते हैं तो इनका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। क्लियर है? सीधी सी बात है। यानी 7 कलर का कॉम्बिनेशन जो व्हाइट लाइट है वो बेसिकली डिफरेंट वेवलेंथ का कलर, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स होते हैं, ठीक है। वॉयलेट का मुझे विबजियोर का मैं बताना नहीं चाहता हूं कि फुल फॉर्म क्या होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यू नो वेल, ठीक है। अब मान लीजिए कि 7 कलर्स है, अगर वो एक मीडियम से पास करेंगे तो क्या सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा? क्या नहीं। तो यहीं पे एक साइंटिस्ट था कॉशी, CAUCHY, कॉशीज थ्योरम। एनसीईआरटी में इसको लिखा नहीं गया लेकिन हर जगह बुक में आपको ये मिल जाएगा, कॉशीज थ्योरम। कॉशीज ने क्या कहा कि जो एक लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है N इक्वल्स टू A,
प्लस बी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, वेयर a and b are constants, a and b are constant, a और b सिंपल क्या है, कांस्टेंट। अब इस रिलेशनशिप से क्या समझ में आया, इस रिलेशनशिप से समझ में ये आता है कि आपके पास जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉशीज थ्योरम हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहां पे कि हायर हायर द वेवलेंथ, higher the wavelength, lower the refractive index, lower the refractive index। अब बच्चों ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सब सातों कलर का लाइट का, सातों कलर जो होंगे उनका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जब अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो अपनी अपनी बेंडिंग भी सबकी अलग अलग होगी। तो क्या ये सातों कलर जो मेरे व्हाइट लाइट के फॉर्म में आ रहे हैं, क्या सातों कलर डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हो जाएंगे? क्या ऑल 7 कलर्स का अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या? एक दो तीन चार पांच छह, क्लियर है? 7 कलर्स, ये आपके 7 कलर्स में क्या होगा, स्प्लिट होगा। कैसे स्प्लिट हुए उसकी बात हम अलग करेंगे, लेकिन हमारे सातों ये पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा जो हमारा व्हाइट लाइट है वो एक से पूरे की एक लाइट से बनके 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया है। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर है क्या? जल्दी से डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म को इतना लिख लीजिए। पहले पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या है? एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ व्हाइट लाइट into 7 number of components and spreading in different directions is called dispersion of light। एक राघवेंद्र ने सवाल पूछा, सर 7 ही क्यों? भाई 7 कंपोनेंट है व्हाइट लाइट के। व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स होते हैं, यही 7 कलर को नेचुरल कलर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यही 7 कलर्स होंगे तो उतने ही पार्ट में भी डिवाइड होगा। बोलिए, क्लियर है क्या? जल्दी लिखिए इसको। मैंने आपको जो समझाने की कोशिश किया शॉर्ट फॉर्म में देखो, मैंने बोला कि एक व्हाइट लाइट को आपने इंसिडेंट किया, उसका 7 रंग है, सातों का अपना अपना वेवलेंथ है, तो सातों का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सातों का अपना अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो सातों साथ कैसे चलेगा? सातों क्या हो जाएंगे? जैसे ही पहली बार रे इंसिडेंट होगा सातों अपने अपने पाथ पे क्या कर गया, स्प्लिट कर गया। यही व्हाइट लाइट जो हो गया वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या कर गया, स्प्लिट कर गया। इसी फेनोमेनन को कहते हैं डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, इसको आपने क्लास 10th में पढ़ा था। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पहले डेफिनेशन लिखो, इस फंडे को लिखो। ठीक, यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, एज ईच कलर हैव different refractive indices, different refractive indices having different angle of refraction। खत्म बात है ये, different angle of refraction। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि एक व्हाइट लाइट 7 कलर स्प्लिट क्यों करता है। ये सातों कलर का अपना अपना वेवलेंथ है, अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अपना अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। स्नेल्स लॉ सबके लिए अलग रहेगा। जल्दी इसको नोट कर लें, देन विल मूव इट। लिख लो तो सही है एटलीस्ट।
लिख लिया, बाकी लोग बताओ जल्दी, हुआ? ओके, एनी पीपल हैव रिटन? लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, ये लास्ट क्लास में भी बताया था इसके बारे में, ऐसा नहीं है, दिस नॉट फर्स्ट टाइम, लास्ट क्लास में भी इसी के साथ टॉपिक एंड किया था मैंने। कौन ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा, कौन कम करेगा, इस पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ाओ जल्दी से, चलो रुक जाता हूं, चलो जल्दी नोट कर लो, लास्ट 30 सेकंड। चलो अब हो गया। चलो बच्चों, अब मैं अपने इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और इसी को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे स्प्लिटिंग होगी, ठीक है? तो मैं एक बात तो आप लोग भी मान रहे हो यहाँ पे, सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको इतना पता है, मैं 3 कलर प्रोमिनेंटली हर जगह लूंगा, ठीक है? मैं 3 कलर क्या लूंगा? एक लूंगा मैं वॉयलेट, दूसरा लूंगा मैं येलो, और तीसरा लूंगा मैं रेड। व्हाइट, येलो, रेड। येलो को हम मानते हैं कि ये दोनों के ठीक बीच में होता है, ठीक है? तो मैं मानता हूं सीधा सीधा कि मान लीजिए हम जानते हैं सबसे पहले कि वेवलेंथ ऑफ रेड, जस्ट वेट फॉर, हम इतना तो जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड जो होगा विल बी हायर देन बाकी वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। एक करके आता हूं, मैं दोनों एंड को पकड़ लेता हूं। रेड का वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, तो इससे क्या एक और कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। क्या ये बात सब लोग एग्री करते हैं कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा? कह दो हाँ, कह दो अगर समझ में आ गया तो। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा होगा तो सब लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है। मान लीजिए मैं रेड के लिए निकालने जाऊंगा, तो रेड के लिए निकालने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1। और मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर वॉयलेट निकालने जाऊं तो क्या लिखूंगा? ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट -1। तो एक बात तो तय है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। तो वी कैन कंक्लूड इट पॉजिटिवली। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेविएशन ऑफ वॉयलेट विल बी ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। यानी वॉयलेट का जो डेविएशन होगा वो रेड के डेविएशन से क्या होगा? कम होगा। इससे ये प्रूव होता है कि ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? रेड होगा, और नीचे वाला क्या होगा? वॉयलेट होगा। क्लियर है? अब कैसे इसको जरूर एक बार चेक करना चाहिए अपने को। तो मैं तो क्या करूंगा, सीधा सीधा इसका इनिशियल पाथ बनाऊंगा। मैंने 7 पार्ट्स में कलर स्प्लिट किया, तो मैं तो दोनों का गौर से देखिए, मैं दोनों लाइट्स का हमने एंगल ऑफ डेविएशन बनाने की कोशिश की है। पहले वाले का ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा वॉयलेट, और इसका है डेल्टा रेड। गौर से दिख रहा होगा आपको भी किसका ज्यादा है और किसका कम। उल्टा लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक। डेल्टा, ये क्या है? डेल्टा रेड है, और ये क्या है? डेल्टा वॉयलेट है। ठीक है? क्या लग रहा है? वॉयलेट का ज्यादा नहीं दिख रहा है क्या फिगर में? तो क्या आप लोग इससे कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि डिस्पर्सन में सबसे नीचे वॉयलेट होगा और सबसे ऊपर रेड होगा? सबसे नीचे वॉयलेट अगर हो रहा है तो बाकी क्या होगा? विबजियोर होगा, आई होगा।
बीच में बी होगा, फिर जी होगा, फिर वाई होगा, फिर ओ होगा। बोलिए क्लियर है क्या? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारा बीच में लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, कोई और बीच में मेरे को बोलेगा ये बताओ डेविएशन ऑफ येलो कितना होगा, तो मैं डेविएशन ऑफ येलो लिखूंगा ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो -1। कोई दिक्कत है क्या? एंड सो ऑन। अगर मेरे से कोई पूछेगा किसी और कलर का, तो सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपना अपना डेविएशन होगा सबका, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा जो होगा वो वायलेट का होगा, और सबसे कम क्या होगा? रेड का। तो अपना जो लिखना बनता है यहाँ पे वो यही बनता है कि डेविएशन, डेविएशन क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं आपको, तो डेविएशन फॉर वायलेट is maximum and red is minimum। क्लियर है? राघवेंद्र ने पूछा है कि सर हर केस में हमने एंगल ऑफ प्रिज्म को छोटा लिया। बिल्कुल राघवेंद्र हमने क्या लिया? एंगल ऑफ प्रिज्म को छोटा लिया, और इसी को एक्सपैंड करके हमने ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि हर प्रिज्म में काम करेगा ये। क्लियर है क्या राघवेंद्र? लेकिन अभी हमने सारे फॉर्मूले स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए ही निकाले हैं। जल्दी लिख लो इसको। मैं बेसिकली एक नोट करके लिख देता हूं यहां पे, याद रखिएगा। नोट डेविएशन ऑफ जो ये येलो होता है, हम लोग मानते हैं कि जनरली ये वॉयलेट और रेड के ठीक बीच में होता है, और ये ऑलमोस्ट क्या होता है? बाई 2 होता है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन में दे दिया जाए तो मत मान लेना, लेकिन नोट करके मैं लिख दे रहा हूं कि जनरली डेविएशन ऑफ येलो जो होता है वो वॉयलेट और रेड के ठीक बीच में होता है, और उसको कहते हैं हम लोग हाफ कहते हैं। ठीक है, कोई 2-3 टर्म्स आएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेसिक आपको प्रोसेस समझना है क्या हो रहा है। हर कलर का अपना अपना डेविएशन, ये क्लास 10th में ही पढ़े हो। 10th में आपने सिर्फ यही नहीं पढ़ा था कि हर एंगल का अपना, हर रे का अपना अपना डेविएशन कितना होगा, ये तो जानते ही थे आप। तो लिख लो, तो से यस रिटन, और से एनीथिंग ताकि समझ में आ जाए कि लिख लिया आपने। मैं बीच के सारे कलर्स नहीं बना रहा हूं, बिकॉज हम एक्सट्रीम एंड जान जाएंगे तो बीच का तो पता ही है क्या होने वाला है। कल्याणी समझ में आ गया? एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है इस प्रिज्म में, वो आता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या है तो समझिए। ठीक है, इतना तो मानते हो कि सबसे ज्यादा डेविएट वॉयलेट किया, सबसे कम डेविएट रेड किया, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन। इसको अगर डेफिनेशन देखो तो लिखते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन द रेज ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स क्या है? वॉयलेट एंड रेड इन द डिस्पर्स्ड लाइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन। यानी वॉयलेट और रेड के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो देखते हैं क्या होगा। तो एक बात तो अभी मानता हूं कि नीचे वाला वॉयलेट है, ऊपर वाला क्या है? रेड है। ठीक है, कलर से भी दिख रहा है थोड़ा सा। तो अब मैंने क्या किया कि मान लीजिए मैंने सीधा सीधा किया, लाइट ऐसे जा रहा था। अब लाइट क्या होगा? सीधा 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 उसका पाथ क्या होगा? ऐसा होगा। ठीक है, अब तो ये इसका इसका होगा। हम अगर एंगल की बात करें तो ये आपको ही पता है, ये डेविएशन ऑफ रेड होगा और ये डेविएशन ऑफ वायलेट होगा।
अब इन दोनों के बीच कितना एंगल फॉर्म होगा, इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका है, ठीक है, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन को हम लोग ओमेगा से भी कह सकते हैं, या मैं जो डिनोट करता हूं, मैं लिखता हूं डेविएशन बिटवीन वॉयलेट रेड। तो क्या सीधा सीधा लिखते हैं, डेविएशन इन वायलेट माइनस डेविएशन इन रेड, सीधा फॉर्मूला है। वॉयलेट और रेड के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अब वॉयलेट का फॉर्मूला कितना है, ए इंटू कितना हो जाता है, एन वी माइनस वन, माइनस ए इंटू कितना हो जाता है, एन आर माइनस वन। तो फाइनली ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, एन वी माइनस एन आर हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड। जल्दी लिख लो इसको, कुछ नहीं है। यदि एक मिनट, यदि पीछे पीछे का स्लाइड दिखाना है क्या, देख लीजिए कुछ बचा हुआ है तो। बाकी लोग एंगुलर डिस्पर्शन या एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है समझिए। वॉयलेट और रेड के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। आखिर कितने एंगल पे सारे 7 कलर्स निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन आसान आसान टर्म्स है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस टर्म्स एक होता गया कि हम ये टर्म्स भूल जाते हैं, दिमाग में स्लिप करता है। एनसीईआरटी में एक एक लाइन में सब निपटा दिया है। सब कुछ है एनसीईआरटी में, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट में निपटा दिया। ठीक है निधि, हो गया होगा आई थिंक पीछे वाला स्लाइड, अगर लिख रहे थे कुछ तो। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, वी मतलब वॉयलेट है, वो वी आर एक्सट्रीम कलर्स, वॉयलेट एंड रेड लिखा था ऊपर में, यदि ऊपर में ब्रैकेट में ना वॉयलेट एंड रेड लिखा था। एक टर्म और है बच्चों, एक टर्म और है, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, एक मिनट पिछला स्लाइड, ठीक है चलो देख लिख लो लिख लो लिख लो, कोई जल्दी नहीं। चलिए देखते हैं, तो हम लोग बात करने वाले एक लास्ट फॉर्मूले की तरफ, वो है डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, जब हम डिस्पर्सिव पावर की बात करते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा ना एक स्ट्रेट फॉर्मूला है, कुछ खास बड़ी चीज नहीं है। तो हम आपको एक बीच का कलर भी ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज येलो। दैट इज व्हाट, येलो कलर, येलो कलर। ठीक है, येलो कलर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, विच इज
समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, तो अगर मैं सीधा सीधा लिखूं, डिस्पर्सिव पावर को बेसिकली हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय just a second, angular deviation of yellow color या angular deviation of mean color जनरली हम लोग मीन कलर को येलो मानते हैं, क्वेश्चन में कभी भी दिया रहेगा तो मीन कलर का मतलब होता है येलो कलर। क्लियर है? अब अगर मैं फॉर्मूले वाइज जाऊं तो ये क्या बनता है, फॉर्मूले वाइज जाऊं तो अगर मैं बोलूं एंगुलर डिस्पर्सन, तो अभी हमने निकाला ए इंटू क्या होता है एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई ए इंटू क्या है एन येलो माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मीन कलर, बोलते हैं मीन कलर अगर हम बोले, या इसको हम लोग येलो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो फाइनल जो ओमेगा का फॉर्मूला बन गया वो बड़ा स्ट्रेट फॉर्मूला बन गया, एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1। मैं सीधा हिंट देता हूं क्वेश्चन के लिए, अगर क्वेश्चन में येलो का नहीं दिया हुआ है तो ही आप एवरेज निकालें, एवरेज करके निकालें, अगर येलो का जरूर दिया होगा, ठीक है। तो बच्चों यही है डिस्पर्सिव पावर, टॉपिक हो गया खत्म। जल्दी लिख लो इसको, 2 सवाल करेंगे, टॉपिक को निपटाएंगे। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, तो एनवी माइनस एन आर ए इंटू, और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, तो येलो के डेविएशन से डिवाइड कर देंगे उसको। यही है 2 टर्म्स जो आपको प्रिज्म में एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, ठीक है, सिवाय डेविएशन के। आई होप हो गया है, ये लिख लिया सबने, नथिंग मोर टू राइट, कुछ खास नहीं, फिगर नहीं भी बनाओ चलेगा। आर्यन मैंने बोला कि अगर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो तुम वॉयलेट और रेड का एवरेज निकाल लो, सीधा सीधा। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि आप वॉयलेट और रेड का एवरेज निकाल लो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगा, बच्चों सब लोग ध्यान दो इसको, ठीक है। शायद मैंने थोड़ा गलती किया, ठीक है, आप इसको देख लो एक बार। मैंने एक्चुअली मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट नोट में लिखा था, नोट में जो मैंने लिखा था, मैंने वो लिखा था, इनकरेक्ट था, वो गलत था, इसको एक बार रिव्यू कर ले इसको। एवरेज येलो होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कभी नहीं दिया हुआ होगा हम लोग को येलो का, तो हम लोग इसको एन वी प्लस एन आर बाई 2, नॉट डेविएशन, काइंडली करेक्ट दिस, ठीक है। ये हम गलती कर सकते हैं आगे जाके। आर्यन आप होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और बाकी लोग सब लोग अपनी कॉपी में करेक्ट कर ले इसको। नॉट डेविएशन बीच में लेते हैं हम लोग कलर बीच में लेते हैं, दोनों में फर्क हो जाएगा, मैथमेटिकली ज्यादा फर्क भले ना हो, लॉजिकली बहुत फर्क है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो येलो का होता है वो एवरेज होता है, ना कि डेविएशन, ठीक है। आई होप आप लोग इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन, गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। ठीक ही होगा ना, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है राघवेंद्र, बहुत स्ट्रेट है फॉर्मूला बेस, कुछ खास नहीं है इसमें, डूइंग राइट। ठीक है वैष्णवी, कल्याणी गड़बड़ हो गया, आपने कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया।
क्या जरूरत थी अप्रोक्सीमेशन लेने की? छोटे एंगल की वैल्यू की बात हो रही है तब आपका अप्रोक्सीमेशन बहुत परसेंटेज वाइज बहुत हाई हो गया। एडवांस ठीक है। अपने एक्चुअली ना 0.095 को 1 ले लिया कल्याणी, विच इज वेरी हाई अप्रोक्सीमेशन। अभी तक हमारे पास 5 आंसर्स आए हैं। जस्ट एक्सपेक्ट कि आप लोग को पूछा क्या है, ये देख लो। आपको पूछा है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन यानी डेविएशन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड। आई होप कि टर्म देख करके आपको ये चीजें तो दिमाग में कम से कम आए। अब क्या है, अब सब कुछ तो दिया हुआ है। सॉल्व। क्या आपके चैट नहीं आ रहे मेरे पास? ए, व्हाट इज ए हियर? 5 डिग्री। निधि ठीक है। एनवी माइनस एनआर 1.632 माइनस 1.613 5 0.0 32 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा? 19। ये कितना हो जाएगा? 0.095। आकाश 95 लिख दिया। आकाश इतना अप्रोक्सीमेशन 0.095 बोलो। सिद्धांत ठीक है, चलो डन। आई होप सबको समझ आएगा। आदर्श क्या कर रहे हो? सॉल्व करो। इतने देर लगेगा सॉल्व करने में? सिद्धांत हो गया, सिद्धांत का वेरी गुड। वैष्णवी आगे आंसर ठीक है। तुषार सॉल्व। शुभम, सौरभ, रितेश, रविशंकर, शिवम। शिवम सो रहा है। शिवम गुड मॉर्निंग। शिवम गुड मॉर्निंग। जागा हुआ है? निखिल, निखिल जाग गया? निखिल जागे हुए हो? अरीज पता नहीं तुम लोग, क्या पता मैं नींद में ही क्लास ले रहा हूं, तुम नींद में ही बैठे हुए हो। अच्छा फीवर है, चलो ध्यान रखो, बच बचा के रहो। और ठीक है क्लास में रिस्पॉन्ड करो। चलो अगला सवाल। चलो आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी। ये तो आसान सवाल पूछ दिया है, तो ये तो बनना चाहिए भाई। जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। दिव्यांशु आंसर चाहिए तुमसे इस बार? नहीं आनंद, आनंद ठीक है चलो। ए और बी दोनों का। आदर्श आंसर चाहिए? ठीक है आनंद, गो फॉर नेक्स्ट वन। सीधा सीधा फॉर्मूला है। सेकंड वाले का आंसर आनंद 0.0018 देख रहा हूं। ठीक है पहला वाला ठीक है दिव्यांशु, पहला वाला में तुमने बहुत आलस दिखा दिया। 1.5 होगा कि 1.55 होगा? आकाश नहीं, फर्स्ट वाला गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। लुक्स फाइन, ठीक है आनंद दिख रहा है, सही लग रहा है। तो मुझे लग रहा है 0.018 होगा जो आनंद राज ने कहा है। 0.0018 होगा। इतना कम तो नहीं होना चाहिए था आनंद।
मैं तो सीधा सीधा अभी बताया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कोई पूछ दे, नहीं दिया हुआ तो एक ही तरीका है, वॉयलेट प्लस रेड बाई 2। अब वॉयलेट कितना 1.50 और ये रेड कितना 1.60 बाई 2, ये 1.55 आ रहा है, क्या एवरेज है, सीधा सीधा ही है। बिल्कुल ठीक है आकाश, आर्यन ठीक है, रितेश ठीक है, वैष्णवी ठीक है। सीधा सीधा येलो का पूछ दे तो सीधा निकल जाएगा। येलो मान के चलते हैं कि मीडियम है, बीच है, मीन कलर है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम पूछा है, मीडियम का डिस्पर्सिव पावर कितना होगा, एनवी माइनस एनआर बाई एनवाई माइनस 1। अब एनवी माइनस एनआर कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, बाई येलो माइनस 1 कितना हो जाएगा 1.5, 0.55 हो जाएगा। ये 10 बाई 55 हो जाएगा, 5 2 10, 5 11, तो ये 2 बाई 11 आ रहा है। 2 बाई 11 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.1, 11 90, 11 8 जेड, ये 0.18 आना चाहिए। आनंद आपका भी थोड़ा गड़बड़ था शायद, 0.0018 आपने बोला था। क्या सबको क्लियर है, इस तरह के सवाल आएंगे बन जाएगा। हाँ ठीक है दिव्यांशु, अब तो आगे बढ़ा लो इसको, 1.8 0.181 कर सकते हो। आई होप ये टॉपिक क्लियर है सबको। बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, ये एनसीईआरटी में भी कम दिया हुआ है, ठीक है, जेईई मेंस में भी कम आता है इससे, ठीक है। बस प्रिज्म बेसिक कोर पता होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना हो सकता, कभी आ जाए तो फुल टॉस से मतलब। आई होप सबको क्लियर है, आई होप सबको ये क्लियर है। तो बच्चों इतना करने के बाद हमारा बनता है 2-4 क्वेश्चन पुराना रिकॉल करना। तो मैंने क्या किया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करने के पहले ना 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूं प्रीवियस का, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, इंजन गर्म हो जाएगा, और जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, उसका थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे। बन सकता है ना, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो बच्चों एक बार हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं 2-4 सवाल, ठीक है, देखते हैं। एकदम आसान आसान सवाल दे रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को याद आ जाएगा, सब कुछ क्या क्या पढ़े हो, ठीक है। तो एक सवाल दिया हूँ, जल्दी से सब लोग से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। पोल लॉन्च कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और इस टॉपिक का पूरा रिवीजन शुरू करो। व्हाट 4 रिस्पॉन्स टू इट, ठीक है निधि, देखते हैं। ठीक है राघवेंद्र, वी हैव गॉट 6 रिस्पॉन्स टू इट, 6 रिस्पॉन्स आया अभी तक, 3 का सही, 3 सही है, 3 गलत है। जस्ट चेक क्या पूछ रहा है, टॉपिक कहां से आ रहा है, ये सोचो थोड़ा सा।
थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अदर्स ठीक है। अभी तक कुल 14 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें 8 का आंसर बिल्कुल सही है। स्टिल रिक्वायर मोर। रविशंकर क्या कर रहे हो, बताओ आंसर। दस लोगों का रिस्पॉन्स सही, आउट ऑफ 17, 11 आउट ऑफ 17। गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स। दो लेंस है, पहला है कॉन्वेक्स लेंस +80, कॉनकेव लेंस -50। अगर इसका पावर कोई पूछे तो क्या होगा, 1/80। 100/80 सेंटीमीटर में है तो 1.25 डायोपीटर। और अगर इसका कोई पावर पूछे तो सेंटीमीटर में है तो 100/f लिखते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है अगर फोकल लेंथ तो 100/फोकस लिखो, कितना हो जाएगा 2 डायोपीटर, लेकिन माइनस में। तो अब सवाल उठता है कि जो फाइनल जो पावर होगा वो क्या होगा, टोटल पावर इक्वल टू सम ऑफ टू पावर्स होगा, हो जाएगा -0.75 डायोपीटर। करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट, डी। करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। ओके रविशंकर, चैट में बताओ। आई होप सबको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करो, फॉर्मूला याद करो, लॉजिक याद करो, तभी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाऊं। लुक्स फाइन अरीज। अरीज लॉजिक लगाओ तो कहा क्या क्या लगाए हो लॉजिक। यदि नॉट श्योर, अरीज मुझे चैट पे बताओ लॉजिक क्या लगा है। राघवेंद्र आप भी बता सकते हो, व्हाट लॉजिक यू यूज फॉर द क्वेश्चन। खाली लॉजिक पूरा एक्सप्लेन मत करो, खाली लिख दो लॉजिक। अभी तक हमारे पास 7 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 4 आर करेक्ट। ठीक है राघवेंद्र, यू इतना ठीक है। कोई टॉपिक याद आ रहा है, किस टॉपिक को रिलेट कर रहा है ये। क्या ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस है क्या, क्या ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस है क्या। और रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस की जब आप बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला नहीं लिखते हैं n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। बोलिए क्या ये यहां तक अगर पहुंच गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिकॉज n1 जल्दी लेते हैं जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो है एयर। n2 बेसिकली जहां पे लाइट जा रहा है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन। क्या एक दिक्कत है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ था। अज्यूम इट इज टू बी 1.5 अज्यूम कर लें इसको।
ये देना चाहिए, you can't predict this, ये देना चाहिए था ये किसी भी हालत में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये प्रॉपर क्वेश्चन का मिस्टेक है। आपको पूछना चाहिए था कि सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, याद जरूर हो, लेकिन ये 1.5 होगा, लिख लीजिए इसको 1.5। ठीक, N2 है, N1 है, U इज नेगेटिव हियर, U नेगेटिव साइड में है, कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। R बेसिकली क्या है, पॉजिटिव साइड में है सरफेस का, कितना होगा +30 सेंटीमीटर। बस और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, जस्ट पुट गिवन डेटा। N2 1.5 बाई V, ठीक है, 1.5 बाई V जो हमें निकालना है, -1 बाई U दैट इज -15 इक्वल्स टू 0.5, 1.5 - 1 0.5, R कितना हो जा रहा है 30। ठीक, इसको सॉल्व करें अगर तो 1.5 बाई V प्लस 1/15 इज इक्वल टू, ये 1/60 हो जाएगा। तो 1.5 बाई V इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15, which is equal to 1.5 by V equals to 1/60, 1 minus 15 4 जा, -3/60 यानी कितना हो जा रहा है 20, -1/20। इसका मतलब है कि 1.5 by V equals to -1/20। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। निधि ने पूछा है कि सर क्या लेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। निधि मेरा सवाल है, क्या ये लेंस है क्या, मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है निधि, क्या ये लेंस है क्या? ये तो लेंस है ही नहीं ना, लेंस फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? तो एक सिंपल स्फेरिकल सरफेस है ये तो, है ना, ये तो सिंपल स्फेरिकल सरफेस है। तो 30 सेंटीमीटर टू द क्या होगा, लेफ्ट होगा। हो आई होप जस्ट आई एम मेकिंग दिस क्लियर। ये टॉपिक कहां से, क्वेश्चन पकड़ो, ये लेंस नहीं है, सरफेस है ये, ठीक है। जिनसे हो गया है वो अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल को देखें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लास में शायद हम डिस्कस नहीं भी कर पाए हैं, इसमें ये भी पार्ट है। तो ठीक, शायद हमने इसको अपर्चर वाला ज्यादा पॉइंट ज्यादा डिस्कस नहीं किया, तो इसको यहां पे करने की कोशिश करें। ऐसा किया होगा, थोड़ा बहुत तो किया होगा मिरर वगैरह में। ब्राइटनेस कह सकते हो आदर्श, इंटेंसिटी ऑफ इमेज समझना चाहते हो, समझो कि कितना लाइट रेज फॉल करेगा उतना ही ज्यादा इमेज बनेगा, उतना ही ज्यादा क्लियर इमेज बनेगा। इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, क्लियरिटी कह सकते हो इमेज की। निधि एपर्चर क्या होता है, ठीक सवाल है, ठीक है। वैसे मैंने मिरर में जरूर बताया होगा एपर्चर क्या होता है, बट अगर एक लेंस देख रहे हो, लेंस का अगर एपर्चर समझना है तो एपर्चर बेसिकली कहते हैं इस पार्ट को, इस पूरे लेंथ को, ठीक है। समझ लो कि जितना बड़ा एपर्चर होगा उतना ही बड़ा रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा, ठीक है। लार्जर द एपर्चर लार्जर द रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग यार देखो इतना टाइम लग रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं आपको एपर्चर के बारे में बताना चाहता हूं कि बच्चों समझो एपर्चर क्या होता है। एक लेंस मान लो लिया हमने, ठीक है, हमने क्या लिया, एक लेंस लिया,
और इस मैंने बोला कि लेंस क्या है, एक सरफेस है। अब लेंस का जो ये लॉन्गेस्ट डायमीटर जो कहते हैं उसको हम लोग कॉर्ड, ये इसके लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर ऑफ लेंस। क्यों समझाता हूं बच्चों, एक बात समझो कि लेंस जितना बड़ा होगा लाइट उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्ट करके मीट करेगा एक जगह पे, तो इमेज उतना ही ज्यादा क्या होगा, ब्राइट होगा। क्लियर है क्या? जितना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एक बात तो तय है कि एपर्चर का क्लियर कट रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ इमेज से। ठीक है, अच्छा मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लीजिए जो लेंस है मेरे पास मान लीजिए एक लेंस है, मान लीजिए मेरे पास एक लेंस है, मैं लेंस के आधे पोर्शन को ढक दूं, मैंने कवर कर दिया, तो पहला सवाल आता है क्या इमेज का पोजीशन बदलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, इमेज का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। बदलेगा क्या, जो नंबर ऑफ लाइट रेज मीट कर रहे थे वो बदल जाएंगे, बिकॉज उसका एक पार्ट लाइट को पास होने ही नहीं देगा। बिल्कुल कह सकते हैं राघवेंद्र, ठीक है, बट डायमीटर नहीं कहते उसको, उसको लेंथ कहते हैं। हम अपर्चर को हम लोग डायमीटर कहते हैं, लेंथ, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं होता है। अपर्चर का यूनिट बिल्कुल मीटर स्क्वायर नहीं होता, मीटर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि लाइट रेस कम पहुंचेंगे तो इमेज भी क्या होगा, क्लियर होगा। तो याद रखना, कभी भी एपर्चर को चेंज करोगे तो इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि नो इफेक्ट ऑन साइज, पहली चीज। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज चेंज होगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, सी। इज इट क्लियर क्या? इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं, इमेज के साइज में कोई चेंज नहीं, और इमेज के ब्राइटनेस में चेंज आएगा। ठीक है, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आज के बाद एपर्चर चेंज करना, लेंस को कवर कर देना, ये सब चीज करने से क्या होता है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कम हो जाता है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस कम होगा तो लाइट पास भी कम करेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ट्राई करो, लेंस मेकर फॉर्मूला याद करो। KOBR। देखते हैं, सब लोग सॉल्व करें इसको। इजी क्वेश्चन है काफी। I've got 3 response till yet। आनंद ठीक होगा, ठीक है राघवेंद्र ठीक होगा। लेट्स सी, देखते हैं। फिगर को ड्रॉ करो अच्छे से।
एक कोई लेंस दिया हुआ हो तो इसका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला देखिए, इंटू 1 by R1 minus 1 by R2। अनुष्का लेट्स सी, देखते हैं। 1 by focal length equals to n to 1 यानी 1.5 minus 1 कितना हो जाएगा 0.5। 1 by R1 यानी 1 by 20 minus 1 by infinity। तो 1 by focal length equals to कितना हो जाएगा 0.5 यानी 1 by 2 into 1 by 20 is equal to कितना हो जाएगा 40। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या है प्लस 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इक्वल्स टू प्लस 40 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट डी। क्या ये सबको याद आया, समझ में आया सबको? स्टिल ओनली 6 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली, मतलब ये फॉर्मूला रिवीजन नहीं हुआ है। रिवीजन करो सब लोग, बिल्कुल बेसिक सवाल दिया था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। राघवेंद्र, एपर्चर का यूनिट मीटर होता है, नॉट मीटर स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। वन लास्ट क्वेश्चन। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगले दिन शुरू करेंगे हम लोग, बेसिक दे दूंगा आज खाली, बस इस क्वेश्चन को करें। ये टॉपिक भी बताया था जब मीडियम में किसी चीज को डालते हैं तब। We have got 3 responses yet. किसी को फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। नहीं तो आप लॉजिक लगाएं, कोई फॉर्मूले के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप लॉजिक लगाएं। 1 बाई फोकल लेंथ इन एयर इक्वल्स टू, फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू लेंस का विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और 1 बाई फोकल लेंथ इन मीडियम इक्वल्स टू म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दोनों को आप डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा 1 बाई FA डिवाइडेड बाई 1 बाई FM
इक्वल टू म्यू एल ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू एल एम माइनस 1। यहीं से ये फॉर्मूला आ गया। 7 लोगों ने इसका सही रिस्पांस दिया है अभी तक। मैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूला क्या लगता है? म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और एयर का है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेंस का कितना है 1.5 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नहीं पता हमको माइनस 1 इज इक्वल टू सॉरी इनटू फोकल लेंथ इन एयर कितना है? फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू माइनस 0.5। कॉन्केव लेंस हो जा रहा है माइनस 0.5। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को सीधा सीधा इक्वेट करने की कोशिश करता हूं। फोकल लेंथ इन मीडियम कितना, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स नॉट 0.5। फोकल लेंथ एफ ए होता है कॉन्वेक्स लेंस से, कितना है? इट्स प्लस 1.5। फोकल लेंथ इन मीडियम कितना है? माइनस 0.5 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.5 बाई 1.5 बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1.5। अगर सीधा सीधा देखो तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। सॉल्व करना है अपने को, सब लोग सॉल्व कर लीजिए सीधा सीधा। अच्छा मैं कितना क्यों मेहनत कर रहा हूँ? सीधे सीधा 1.5 0.5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या? 1.5 बाई म्यू एम माइनस 1 इक्वल्स टू ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्या बच रहा है? माइनस 1.5। सीधा सीधा माइनस 1.5 सॉल्व करते हैं तो 1.5 बाई म्यू एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1.0.5। मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? जस्ट मेड सम कैलकुलेशन ब्लंडर्स। मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। What I have done, फोकल मैंने गलत लिखा था, सॉरी माय मिस्टेक। फोकल मैंने गलत लिखा था, हाँ सही है। फोकल मैंने गलत लिखा था, या माय मिस्टेक। चलो कुछ नहीं, हो जाएगा, अब तो सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। फोकल लेंथ मीडियम कितना है? इक्विकॉन्वेक्स लेंस एयर में वी नो कि म्यू एल है। मैं क्या करता हूँ? म्यू एल ए मतलब कि 1.5 माइनस 1 बाई म्यू एल एम माइनस 1 इंटू फोकल लेंथ कितना है? 0.2 और फोकल लेंथ मीडियम कितना है? इट्स माइनस 0.5। ठीक है, इतना सॉल्व कर लेते हैं। म्यू एम माइनस 1 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 0.5 बाई माइनस 0.5 इंटू 0.2। दैट्स गया, ये गया। तो एक्चुअली कितना आ रहा है? म्यू एम माइनस 1 इक्वल्स टू आ रहा है 0.2 माइनस 1। ठीक, तो म्यू एम की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.2 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब म्यू एल बाई म्यू एम इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, म्यू एल कितना है? इट्स 1.5 बाई म्यू एम इक्वल्स टू 0.8। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। म्यू एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.5 बाई 0.8, 15/8। क्या दिक्कत है? 15/8। करेक्ट ऑप्शन would be what? B. Majority of you have replied correctly. Correct option is what? B. Is it clear? हो गया? बस खाली वैल्यू पुटिंग करना था अपने को। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता था। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करेंगे। अगले दिन प्रॉपर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे, जो कि मैक्सिमम 3 क्लास जाएगा। दो क्लास मैक्सिमम होना चाहिए, 2 से 3 क्लास, 2.5 क्लास जाएगा। तो इस वीक के एंड तक यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम इस चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर लेंगे। ठीक है, स्लाइड नीचे कर दो दिव्यांशु, देख लो। देखो फॉर्मूला का डेरिवेशन मत करो, सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग से शुरू करो। अब वो डेरिवेशन जाओगे तो फिर तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है। सीधे सीधे मैंने क्या किया? सबके वैल्यू को पुट कर दिया है। मैंने एलएम वाले को पूरा साइलेंट रखा है, इसको निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके आशीष, हैव अ नाइस डे। चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू नहीं कर रहे हैं।
होपफुली हम लोग कल और परसों में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म कर लेंगे और वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। वेव ऑप्टिक्स अगेन 7 से 8 लेक्चर लगेगा, यानी इस पूरे मंथ में हम चैप्टर खत्म करेंगे, रे और वेव दोनों खत्म हो जाएगा। ओके चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।